एपिसोड 4। कौन है मम्मी? कौन आया था? जूलियट दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रही थी जब उसने बैरूनी दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी और कमरे से निकलने के बाद जोसेफिन से पूछने लगी, नाम तो नहीं बताया? कोई सूटेड बूटेड आदमी था, ड्राइवर के साथ आया था, ये इतनी सारी चीजें देकर चला गया। बोला कि मिस्टर दिलदार आगा ने मिस जूलियट के लिए गिफ्ट भेजे हैं। उलझी हुई जोसेफिन ने डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा किया तो उसने मेज पर निगाह डाली। वहां चमकदार कागज में लिपटे कई छोटे बड़े डिब्बों के अलावा एक महकता हुआ फूलों का गुलदस्ता भी रखा था। उसने गुलदस्ते के साथ मुंसलिक कार्ड खोलकर देखा। उस पर लिखा था, विद लव फॉर मिस जूलियट। नीचे भेजने वाले का नाम नहीं था, लेकिन नाम की जरूरत भी नहीं थी। नाम तो सबको यहाँ पहुंचाने वाला बता ही गया था, लेकिन उसके समझ नहीं आ रहा था कि आगा को यह सब भिजवाने की क्या जरूरत पड़ी थी। कि दिलदार आगा है कौन? मम्मी, मेरी क्लास फेलो थी ना सना मोती वाला, उसका हस्बैंड है। बहुत फेमस पर्सनालिटी है। कल मैं उसी का इंटरव्यू लेने सना की कोठी पर गई थी, बट आई कांट अंडरस्टैंड कि उसने मुझे गिफ्ट्स क्यों भिजवाए हैं। ऐसे ही भिजवा दिए होंगे। पैसे वालों को अपने पैसे का रूप दिखाने के लिए ऐसी हरकतें करने का शौक होता है। तुम दफ्तर से सना को उसकी कोठी पर फोन करके थैंक्स बोल देना। जोसेफिन ने सरसरी लहजे में उसको मशवरा दिया और खुद किचन की तरफ चली गई। जूलियट की तवज्जो अगर मेज पर रखे तहाइफ के बजाय उसकी तरफ होती तो वो देखती कि उसकी माँ के लहजे के बरखिलाफ उसकी आंखों में तशवीश की लहरें हैं। वो नाश्ते के इंतजार में कुर्सी पर बैठकर उन तहाइफ को खोलकर देखने लगी। आज जोसेफ की तबीयत कुछ नासाज थी और उसने घर पर रुककर ही आराम करने का फैसला किया था, इसलिए खिलाफे मामूल नाश्ते की मेज पर नजर नहीं आ रहा था। जूलियट ने एक एक करके तमाम तहाइफ खोल लिए। कीमती परफ्यूम, हैंडबैग, मेकअप का सामान, नाजुक सा ब्रेसलेट, खूबसूरत सा एक लिबास, क्या कुछ शामिल नहीं था उन तहाइफ पे? ये सब तो बहुत कॉस्टली सामान है। तुम सना को फोन करके थैंक्स बोलने के साथ आइंदा के लिए ऐसा करने से रोक देना। किसी से इतने कीमती गिफ्ट्स लेना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप कहें तो ऐसा वापस भिजवा दूं मॉम? नो, मैंने ऐसा भी नहीं कहा। गिफ्ट्स वापस करने से भेजने वाले की इंसल्ट होती है। किसी की इंसल्ट करना अच्छा नहीं लगता। तुम बस नेक्स्ट टाइम के लिए रोक देना। जूलियट ने हस्बैंड मामूल मुख्तसर नाश्ता किया और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। जोसेफिन ने दरवाजे तक जाकर उसे रुखसत किया। सना को फोन याद से कर देना। यू डोंट वरी मॉम, मैं कॉल कर दूंगी। जूलियट ने इत्मीनान दिलाया और हाथ हिलाती आगे बढ़ गई। लंबी पतली गली में हस्बे मामूल उसके महल्ले की चंद खवातीन से हल्की फुल्की बातचीत और अलग सरायक हुई और फिर वो कदम उठाती आगे बढ़ती चली गई। कोने वाले 2 मंजिला मकान के सामने से गुजरते हुए उसे अपनी मखसूस जगह ना पाकर उसने सुकून महसूस किया। पिछले कुछ दिनों से वो उसे अपनी जगह पर खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा था और आज तो उसे वैसे भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कल जिस तरह उसने उसे खुद आलूद लिबास में देखा था उससे यही अंदाजा लगा सकी थी कि वह अस्पताल में दाखिल ना भी किया गया तो कई रोज तक बिस्तर पर जरूर रहेगा। अपने अंदाजे पर यकीन से कायम वो नहीं जानती थी कि फारूक ऊपरी मंजिल की खिड़की में शौक़ दीद लिए बहुत देर से उसका मुंतजिर है। उसकी नफरत भरी निगाहों से बचने के लिए अब उसने ये रास्ता निकाला था कि खुद उसके सामने आना छोड़ दिया था और चुपके से ऊपरी मंजिल की खिड़की से झांककर उसे देख लिया करता था। फकीर बाबा को कुछ देती जा। वो बदहल फकीर के सामने से गुजरने लगी कि आज फिर उसने उसे आवाज देकर दस्ते तलब दराज किया। उसने पर्स में हाथ डालकर एक सिक्का निकाला और फकीर की फैली हुई हथेली पर रख दिया, लेकिन अगले ही लम्हा उसके लिए हैरतनाक था। फकीर ने उसका दिया सिक्का पूरी कुव्वत से दूर उछाल दिया। सिक्का दूर जाकर गिरने के बाद ना जाने कहां मिट्टी में रुल मिल गया था। अक्ल की अंधी है, खरे खोटे की पहचान नहीं रखती, फकीर ने पुरजलाल लहजे में कहा। उसकी बड़बड़ाहट से जूलियट ने अंदाजा लगाया कि शायद उसके दिए हुए सिक्के में कोई नुक्स था, इसलिए फकीर ने कबूल नहीं किया। वो पर्स में हाथ डालकर दूसरा सिक्का तलाश करने लगी। जा, चली जा, सब खोटे सिक्के तेरे पास। तुझे खुद खरे खोटे की पहचान नहीं है, तू किसी को क्या देगी? खोटे खरे की परख सीख, वरना बहुत पछताएगी। उसे पर्स में हाथ डालते देखकर फकीर ने बड़ी हकारत से टोका और मुंह फेर कर बैठ गया। दिल में सख्त तौहीन महसूस करती जूलियट तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गई। पहले दिलदार आगा की तरफ से भेजे गए तहाइफ और फिर फकीर का यह रवैया। वो अच्छी खासी डिस्टर्ब हो गई। ऑफिस पहुंचकर भी उसका मूड ऑफ ही रहा। आरिफ से उसके मिजाज की ये खराबी छुपी न रह सकी। वो टी टाइम में उसके पास आया। क्या बात है भाई, मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं, बस जरा बिजी हूँ। आगा का इंटरव्यू फाइनल करके आज ही रंधावा साहब के हैंडओवर करना है। कैसा रहा इंटरव्यू? गुप्ता बता रहा था कि तुमने अच्छा खासा वक्त गुजारा वहां पर। उसने जूलियट के साथ जाने वाले फोटोग्राफर का हवाला देकर कहा। हाँ, टाइम तो बहुत लग गया था। सना ने पुराने दिनों की यादें ताज़ा करने के लिए मुझे देर तक रोकने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। ओह अच्छा, अब कैसी सना? शादी के बाद तो चेंज आया होगा। पहले से थोड़ी हेल्दी हो गई है और जरा जागीरदारनी लगने लगी है, बाकी तो वैसे ही है। मेरे तो पूछ रही होगी। हाँ पूछा था, बल्कि मुझे एडवाइस दे रही थी कि अब तुम दोनों जल्दी शादी कर लो। तो उसे बताना था ना कि हम उसकी तरह मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा नहीं हुए कि जब मूड बने तब शादी कर ले, जैसा कि उसने दरमियान में पढ़ाई छोड़कर कर ली थी। मुझे क्या जरूरत है उसे सब कहने की? वो अपने नसीब की जिंदगी गुजार रही है और हमें अपने नसीब के मुताबिक जीना है। किसी के सामने अपने हालात का रोना रोने से आदमी की अपनी पर्सनालिटी डाउन होती है।
इज्जत का मसनूई भरम रखने से भी क्या हासिल? क्या वो हमारे हालात को समझती नहीं होगी? हमारे और उसके दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। ये तो फिर भी उसकी मेहरबानी है कि उसने पुराने ताल्लुक का इतना ख्याल किया, और ना सिर्फ तुम उसके जरिए उसके शौहर का इंटरव्यू लेने में कामयाब हो गई, बल्कि उसने तुम्हें अपने घर में भी इतनी इज्जत दी। आरिफ पर कनूतियत सवार हो चुकी थी। वो ऐसा ही था, हालात को अपने सर पर सवार कर लेने वाला। और जब से उसकी बहन का रिश्ता टूटा था, वो अक्सर ही ऐसे मूड में आ जाता था। कभी कभी तो लगता था कि वो उन सारे लोगों से हसद करता है जो उसके मुकाबले में खुशहाल और सुखी हों। जूलियट को उसकी ये आदत पसंद नहीं थी, लेकिन ये सोचकर नजरअंदाज कर देती थी कि हालात की सख्ती ने उसे तल्ख कर दिया है। मसाइल हल हो जाएंगे तो वो अपनी आदत भी तर्क कर देगा। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करेंगे। उसे यकीन था कि उसका साथ आरिफ के मिजाज के तमाम मौसमों को खुशगवार कर देगा। अब भी वो अपने मूड की खराबी भुलाकर उसे समझाने लगी। सब्र कनात के ये दर्स मुझे मत पढ़ाओ जूली। पैदा होने से लेकर अब तक मुझे ये असबाक हजारों बार पढ़ाए गए हैं। शायद ये मुझ पर असरअंदाज होते भी अगर मेरे शानों पर भारी जिम्मेदारियों का बोझ ना होता। तुम अपने मौजूदा हालात में भी एक छोटे से घर में रहकर खुश रह सकती हो, क्योंकि तुम्हारे सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मुझसे पूछो कि मैं दिन कैसे गुजारता हूँ। मैं तो इतना बेबस हूं कि बाजार में कोई खूबसूरत चीज नजर आने पर तुम्हारे लिए उसे खरीदने का सोचूं भी ना तो अपनी जेब देखकर अपनी ख्वाहिश मारने पर मजबूर हो जाता हूँ। मैं तो चाहते हुए भी तुम्हें कोई ढंग का गिफ्ट नहीं दे सकता। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ और एक बार फिर बता रही हूँ कि मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत ही सब कुछ है। मादी चीजों की मेरे नजदीक ना कभी कोई अहमियत थी ना आइंदा हो सकती है। इसके बावजूद अगर तुम इस अंदाज में सोचते हो तो ये तुम्हारी हिमाकत के सिवा कुछ नहीं है। वो अपने सामने फैले कागजात समेट कर उठ खड़ी हुई। आरिफ से मजीद कुछ कहना बेकार था और उसे रंधावा को यह मैटर देना था। वो वहीं से सना को फोन भी कर लेती। भेजे जाने वाले तहफ का शुक्रिया तो बहरहाल अदा करना था। सुबह से खराब हो जाने वाला मूड आरिफ की वजह से कुछ और भी खराब हो गया था, लेकिन वो मूड के पीछे अपने कामों को खराब करने वालों में से नहीं थी। कागजात रंधावा के हवाले करने के बाद उसकी इजाजत से फोन संभाल कर बैठ गई। मैं मिसेस सना आगा से बात करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ से फोन उठाए जाने पर उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। आप कौन साहबा बात कर रही हैं? जी मैं जूलियट जोसेफ हूँ, मिसेस सना की फ्रेंड। सॉरी मिस जूलियट, मैडम तो इस वक्त मौजूद नहीं है। अगर आपको मैसेज देना चाहें तो दे सकती हैं। बस आप उन्हें मेरे फोन के बारे में बता दीजिएगा, मैं बाद में उनसे दोबारा कांटेक्ट करूंगी। ये कहकर उसने लाइन काट दी। कि मिसेस सना आगा कहीं दिलदार आगा की बीवी ही तो नहीं है? रंधावा के कान इधर ही लगे थे। सना मेरी क्लास फेलो रही है, उसने मुख्तसरन कहा और उठकर वापस अपने कमरे में आ गई। दरमियानी वक्फे में उसके दोनों कोलीग्स वापस आ चुके थे। आरिफ भी बज़ाहिर नॉर्मल से अपने काम में मसरूफ था। वो भी थके थके अंदाज में दोबारा मसरूफ कार हो गई। दिमाग थक सा गया था और उस पर उसे टी टाइम में चाय पीने का मौका भी नहीं मिला था कि वो चाय से थोड़ा फ्रेश हो जाती। बहरहाल उसने अपना काम शुरू कर दिया। मिस जूलियट, आपके लिए कॉल है। घंटा डेढ़ गुजरा होगा कि चपरासी ने आकर इत्तला दी। वो कुछ हैरान सी होती हुई रंधावा के दफ्तर की तरफ बढ़ गई। आज तक दफ्तर में उसके लिए कोई फोन नहीं आया था। वो बस इतना ही कयास कर सकी कि शायद सना ने उसके फोन के जवाब में फोन किया हो। हेलो। रंधावा अपनी सीट पर नहीं था, इसलिए उसने ज्यादा रिलैक्स मोड में कॉल रिसीव की। आदाब। जी कौन सा बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ से एक भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी। खाकसार को दिलदार आगा कहते हैं। आप तो 24 घंटों के अंदर अंदर हमें भूल गई। हालांकि सुबह सुबह हमने आपको अपनी याद दिलाने की कोशिश भी की थी। उसके कान सनसना उठते। वो शख्स उससे इस लबो लहजे में क्यों बात कर रहा था? ये बात उसके लिए नाकाबिले फहम थी। क्या बात है, आप खामोश क्यों हो गई? हमारे भेजे तहफ पसंद नहीं आए क्या? वो तहफ आपने मुझे भिजवाए थे, मगर क्यों? इसलिए कि आप जैसी खूबसूरत खातून का यह हक बनता है कि आपसे दोस्ती की दरखास्त करने से पहले आपकी नजर कुछ किया जाए। वो पूरी ढिठाई का मुजाहरा करा था। जूलियट के रुखसारों पर सुर्खी दौड़ गई। वो तालीम याफ्ता और रोशन ख्याल जरूर थी, लेकिन जोसेफिन ने उसकी तरबियत में मशरक के जो रंग शामिल किए थे उनके बायस वो कभी ऐसी बेबाक लड़की नहीं बन सकती थी कि कोई भी राह चलता उसे दोस्ती की पेशकश कर सके। दोस्त मैं आपकी मिसेस की हूँ और मेरे लिए यही काफी है। आपसे मेरा ताल्लुक बस उस इंटरव्यू तक था जो कल हो चुका है, इसलिए मजीद किसी राह रस्म की कतई गुंजाइश नहीं है। उसने सख्ती से दिलदार आगा को जवाब दिया। किसी शख्स से ताल्लुक को किस हद तक ले जाना है ये हम खुद तय करते हैं, और आपसे दोस्ती का फैसला हम चुके कर चुके हैं, इसलिए आपके पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके इनकार को खातिर में लाए बगैर दिलदार आगा ने जिस कतई अंदाज में ये अल्फाज अदा किए थे उस पर उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर दौड़ गई। तसव्वुर के पर्दे पर दिलदार आगा की वो आंखें लहराई जिनमें तकब्बुर, सफाकियत और हवस नाकी भरी हुई थी। उसने पहली बार महसूस किया कि खौफ क्या होता है। यह सच था, अपनी तमाम तर खुद एतमादी के बावजूद वो खौफज़दा हो गई थी। वो भी इस हद तक कि दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता किए जाने के बावजूद रिसीवर कान से ही लगा हुआ था। नाना के पाड़े पर आज गैर मामूली चहल पहल नजर आ रही थी। वहां मौजूद उसके चेलों के चेहरे पर भी दबा दबा सा जोश और तजस्सुस था। वो रात की दावत के इंतजामात करने के साथ साथ आपस में सरगोशियों में गुफ्तगू भी कर रहे थे। आज उस पाड़े पर मुंबई के दो अहम दादाओं के दरमियान मुलाकात तय पाई थी और नाना उस मुलाकात का मेजबान और सालिस ठहरा।
दोनों अड्डों के दरमियान होने वाला झगड़ा तोल ना पकड़े, इस ख्याल से नाना ने मसालहत की कोशिश के तौर पर दोनों तरफ के लोगों को अपने यहाँ मदऊ कर लिया था। रब्बन दादा की तरफ से उस दावत को फौरन कबूल कर लिया गया, लेकिन मज्जू ने हिलो हुज्जत का मुजाहरा करते हुए बड़ी मुश्किल से ये कहते हुए कि वो सिर्फ नाना की खातिर ये मुलाकात करेगा, दावत को कबूल किया था। उसके बिगड़े हुए तेवर सभी को साफ नजर आ रहे थे, जबकि रब्बन दादा के बारे में भी सबको इल्म था कि वो मुतहम्मिल मिजाज होने के बावजूद अपने उसूलों के मामले में कितना कट्टर है। मान लेने वाली बात पर बहस नहीं करता और जो ना मानना चाहे उसे 1000 बहस के बाद भी नहीं मानता। सभी को तशवीश थी कि ऐसी दो पार्टियों के दरमियान मसालहत करवाने में नाना किस हद तक कामयाब हो सकता है। नाना था तो बड़ा जहांदीदा आदमी, हाथ पैरों के जोर के अलावा उसने अपनी फहम फरासत के बल पर भी एक अरसे से अपने पाड़े की गद्दी संभाल रखी थी और बड़ी खुश उसलूबी से यहाँ के मामला चला रहा था। मज्जू और रब्बन की मुलाकात के लिए भी उसने खासा सोच समझकर प्रोग्राम तरतीब दिया था। पुरतकल्लुफ खाने के बाद नाच गाने की महफिल का इंतजाम था, जिसमें शहर की सबसे तरहदार तवाइफ को बुलवाने के साथ साथ देसी और विलायती दोनों तरह की शराबों का इंतजाम भी किया गया था। इन इंतजामात का एक सबब तो यह था कि नाना को तमाम तर वजादारी के साथ अपना हक़ मेज़बानी अदा करने की फिक्र थी। दूसरा, वो चाहता था कि दोनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होने से पहले उनके दरमियान तनाव किसी हद तक कम हो जाए। एक दस्तरखान पर खाना खाने और फिर रक्स सुरूर की महफिल में शिरकत करने से यह मकसद पूरा हो सकता था, क्योंकि हम निवाला व हम प्याला आदमी को इख्तलाफात पर बात करने के लिए भी आंखों में कुछ न कुछ मुरव्वत तो रखनी ही पड़ती है। नाना के आदमी मुतजस्सिस थे कि देखो नाना के इन इंतजामात का क्या नतीजा निकलता है। अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी मुस्तैदी से निभाते हुए वो फरीकैन की आमद के मुंतजर थे। हस्बे मामूल रब्बन दादा ने वक्त की पाबंदी की, रिवायत को बरकरार रखा और ठीक 8 बजे एक टमटम में सवार अपने आदमियों के संग नाना के पाड़े के सामने जा उतरा। उसके संग वहां आने वालों में फारूक, रामू और कम्मू शामिल थे। टमटम को चलाने वाले भी यकीनन दादा का ही कोई वफादार रहा होगा, लेकिन वो उन लोगों के साथ पाड़े के दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि उन टोकरों को उतरवाने में मसरूफ हो गया था जिनमें मुख्तलिफ अनवा के फल, मिठाइयाँ और दीगर अशिया मौजूद थीं। नाना ने पाड़े के दरवाजे पर ही रब्बन दादा और उसके साथियों का इस्तकबाल किया। रब्बन से वो बाकायदा बगलगीर हुआ। रामू और कम्मू ने उसके पैर छुए, जबकि फारूक ने जरा सा सर को खम देकर आदाब बजा लाने पर इक्तफा किया। नाना ने सबको हिफ्ज़े मरातिब खुश दिली से खुशामदीद कहा और अपने साथ लेकर उस बड़े से हॉल में पहुंच गया जहां आज की दावत का एहतमाम किया गया था। रब्बन को उसने अपने पहलू में ऊंची चौकी पर बिठाया, जबकि फारूक और उसके साथियों को चांदनी पर दाएं जाने बैठने का इशारा किया। वो पैरों को जूतियों की कैद से आजाद करके सफेद बुर्राक चांदनी पर रखे मखमली गांव तकियों से टेक लगाकर बैठ गए। रब्बन और नाना के दरमियान रस्मी सी गुफ्तगू होने लगी, जबकि वो तीनों एहतरामन खामोशी से बैठे रहे। तेरे जख्म का क्या हाल है फारूक उस्ताद? कुछ ही देर में नाना ने खुद ही उसकी तरफ तवज्जो की। ठीक है नाना, आपकी दुआओं से तकरीबन भर चुका है। नाना हंस पड़ा और रब्बन को मुखातिब करके लुत्फ लेने वाले अंदाज में बोला, ये तूने अपने अड्डे पर अच्छे भांत भांत के नमूने जमा किए। इस छोकरे की जुबान सुनकर किधर से लगता है कि ये अड्डे की दुनिया का बंदा है। इसे तो किसी स्कूल कॉलेज का उस्ताद या दफ्तर का बाबू होना चाहिए था। इसकी जुबान पर मत जाओ नाना, बाकी गुनों में तो ये पूरा है। मन चाहे तो किसी भी सूरमा के सामने खड़ा करके आजमा लो। चाकू, बलम, तमंचा सब अच्छी तरह चलाना जानता है और ऐसा जानता है कि बड़े बड़ों को छक्के छुड़ा देता है। क्यों ना होगा माहिर, आखिर शागिर्द किसका है? कहने वाले कहते हैं कि रब्बन के छूने से मिट्टी का आदमी भी सोने चांदी का हो जाता है, तो इसमें कुछ गलत तो ना होगा। और इस छोकरे ने तो तन तनहा जामू और सूरती जैसे सुरमाओं के दिमाग ठिकाने लगाकर अपनी बर्तरी भी साबित कर दी है। आदमी में गुण हो तभी तो ऐसा कारनामा दिखाता है। नाना के लहजे में वाज़ेह सताइश थी। वो फारूक के खूबसूरत चेहरे को बहुत नर्म नजरों से देख रहा था। लगता है नाना पर भी अपने फारूक भाई की सूरत का जादू चल गया है। नाना का अंदाज देखकर कम्मू ने रामू के कान में सरगोशी की, जिस पर रामू ने महज हल्का सा मुस्कुराने पर इक्तफा किया। वैसे वो खुद भी इसी अंदाज में सोच रहा था। सफेद कुर्ता शलवार के साथ सुरमई वास्कट पहने फारूक का जज भी तो बहुत रहा था। मज्जू दादा अभी तक नहीं आया। नाना नजरें फेरकर एक बार फिर रब्बन से महवे गुफ्तगू हुआ तो फारूक ने पहलू बदलकर सरगोशी में रामू से कहा, सूरत हराम अपनी अहमियत जताने को देर से आएगा जानबूझकर। रामू ने दांत किचकिचाते हुए धीमी आवाज में कहा। उसी वक्त नाना के कारिंदे थाल में मशरूब के गिलास और मिठाई के काबिल सजा अंदर चले आए और बड़े सलीके से ये चीजें वहां पेश की जाने लगी। खाने के वक्त अगरचे इन अशिया खुर्दनोश को पेश करने की कोई जरूरत ना थी, लेकिन दूसरे फरीक की आमद में ताखिर से पैदा होने वाली नागवारी को हल्का करने के लिए कुछ न कुछ शुगल तो जारी रखना ही था। वो सब इस बात को समझ रहे थे और जानते थे कि मौजूदा सूरत हाल के लिए नाना किसी तौर कसूरवार नहीं, इसलिए अपनी नागवारी को छुपाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसी वफादारी को निभाने के लिए उन्होंने मशरूबात और मिठाई को कबूल करने से इनकार नहीं किया और हाथ हल्का रखते हुए कुछ न कुछ अपने मैदों में मुंतकिल कर लिया। तकरीबन 1.25 घंटे के बाद नाना के आदमियों ने मज्जू के पहुंचने की इत्तला दी। उन्हें इज्जत से यहां ले आओ। नाना ने अपने नायब को हुक्म दिया। वाज़े तौर पर मज्जू की ताखिर से उसकी तबीयत कबीदा हो गई थी,
इसीलिए उसने रब्बन की तरह दरवाजे तक जाकर उसका इस्तकबाल करने की जहमत नहीं की। उसके नायब ने उसका मूड देखते हुए फुर्ती से बाहर का रुख किया, क्योंकि यह तो तय था कि नाना अपने खराब मूड के बावजूद बहरहाल मज्जू को रियायत देना चाहता था। जरा देर में मज्जू कलफ लगे कुर्ते और धोती में मलबूस अपने 5 आदमियों के जुलूम में अंदर आया। रब्बन ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल करने में पहल की। उसकी तकलीद में फारूक, रामू और कम्मू भी फौरन खड़े हो गए। अलबत्ता नाना ने कुछ ताखिर का मुजाहरा किया। क्षमा चाहता हूं नाना, बस ऐन समय पर एक लफड़ा पड़ गया था, उसे निपटा कर आने में कुछ देरी हो गई। नाना से मुसाफा करते हुए मज्जू बज़ाहिर माजरत कर रहा था, लेकिन उसके लहजे के सरसरीपन और चेहरे की बेनियासी से जाहिर था कि उसे इस ताखिर पर किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं है और रामू के विचार के ऐन मुताबिक वो महज अपनी अहमियत जताने के लिए ताखिर से पहुंचा है। अपने रब्बन दादा को तो बहुत इंतजार करना पड़ा होगा। नाना से हाथ मिलाने के बाद वो रब्बन से हाथ मिलाते हुए कुछ तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, दादा तो मेरे दिए हुए टाइम पर ठीक 8 बजे इधर ही आ गया था। नाना ने उसे मुत्तला किया। हाँ सुना, उधर समय की सख्ती से पाबंदी होती है। मज्जू का लहजा अब भी तंजिए था। समय की पाबंदी करने में ही बंदे की भलाई है, क्योंकि समय तो आदमी का पाबंद कभी नहीं हुआ। इस बार रब्बा ने तदब्बुर से उसकी बात का जवाब दिया। फिर वो सब नाना के कहने पर बैठ गए। मज्जू को भी नाना ने अपने साथ ही चौकी पर जगह दी थी। मज्जू दरमियानी कामत का भारी बदन का आदमी था, जिसकी रंगत खासी दबी हुई थी। अच्छे नक्कुश के साथ यह दबी हुई रंगत भी शायद मुनासिब मालूम होती, लेकिन चेचक के दांतों के साथ थोड़ी और माथे पर मौजूद पुराने जख्मों के निशानात ने मिलकर उसे खासा करीहुल नजर बना दिया था। उस पर से उसकी हमा वक्त पान चबाने की आदत ने दांतों का अलग बेड़ा गर्क कर दिया था। वो बोलने के लिए मुंह खोलता तो उसकी शक्ल देखने को दिल न चाहता। उसे देखते हुए फारूक के तस्वुर में यकायक सुरैया पानों का सरापा लहराया। मुतनासिब कदोकामत की सुरैया को अगरचे उसने बुरक़े में देखा था, फिर भी नकाब से झांकती उसकी गजाली आंखों और उजली रकत ने गवाही दी थी कि वो कैसी हसीन औरत है। खुद उसके मुताबिक लोग उसे चांद का टुकड़ा कहा करते थे। मज्जू ऐसा शख्स उस चांद के टुकड़े का जबरदस्ती तलबगार बना बैठा था, तो ये कहाँ का इंसाफ था। उनकी तो उम्रों में भी आधे से ज्यादा का फर्क था। कहाँ 22-23 बरस की सुरैया बानो और कहाँ यह अधेड़ उम्र मज्जू। दोनों का कोई जोड़ ही नहीं बनता था। अगर मज्जू कुछ माकूलियत का मुजाहरा करता तो फिर भी उसे दिल की बेख्तियारी की रियायत दी जा सकती थी। आदमी का दिल तो उसे अपनी हैसियत से हटकर कहीं भी अटका देता है, जैसे कि फारूक खुद जूलियट के इश्क में मुब्तला था। लेकिन दिल की बेख्तियारी, बेराह रवी और गुंडागर्दी बन जाए तो फिर किसी रियायत की मुस्तहक नहीं रहती। मज्जू तो साफ गुंडागर्दी दिखा रहा था और बेचारी सुरैया पर जिंदगी तंग करके रखती थी। पहले खाना खा लेते हैं, जमरुद भाई और उसके साजिंदे बहुत देर के आए बैठे, अब उन्हें और देर करवाना ठीक नहीं है। सबके अपनी जगह बैठते ही नाना ने कहा तो उसके आदमी फौरनी हरकत में आ गए। चांदनियों पर सुर्ख मदरे का तवील दस्तरखान बिछा दिया गया। देखते ही देखते ये दस्तरखान अनवा अक़साम के खानों से भर गया। कमरे में हर सो उन खानों की खुशबू चकराकर मैदों को महमीज करने लगी। सलफ्चियां उठाए कारिंदे मेहमानों के हाथ धुलवाकर कमरे से रुखसत हुए तो मेहमानों ने दस्तरखान पर नजर डाली। हर किस्म के गोश्त के पकवानों के अलावा सब्जियों और दालों से तैयार करता भी कई तरह के पकवान दस्तरखान पर मौजूद थे। इस मौके पर नाना के पाड़े के भी चंद खास लोग शरीके तआम हो गए। अलबत्ता नाना समेत उन सबका ध्यान खाने से ज्यादा खिलाने पर था। वो अच्छे मेजबानों की तरह दोनों तरफ के लोगों को एक एक चीज पेश कर रहे थे। मेहमानों की प्लेटें खाली होने से पहले ही बाइसरार भरी जा रही थी। नाना खुद रब्बन दादा और मज्जू पर खुसूसी तवज्जो दे रहा था। खाना मिकदार और मेयार दोनों के हिसाब से खूब था। खाने वाले नाक तक सैर हो गए, लेकिन दस्तरखान पर किसी शय की मिकदार में कमी नहीं होने पाई। इसका सहरा उन मुस्तैद अफराद को जाता था जो मुसलसल गर्मा गर्म खाना दस्तरखान पर पहुंचाने में मसरूफ थे। उस पुरतकल्लुफ ताम को इख्तिताम तक पहुंचने में घंटा भर से ऊपर कई वक्त गुजर गया। मेहमानों के हाथ रोक लेने के बाद हर काम की तरह दस्तरखान से मटने का काम भी मुस्तैदी और फुर्ती से अंजाम दिया गया। मज्जू और रब्बन देर तक नाना की उस मेहमान नवाजी की तारीफ करते रहे और जवाब में नाना इनकिसारी का मुजाहरा करता रहा। खाने के दौरान मज्जू दादा के उखड़े उखड़े तेवरों में भी खासा फर्क आ गया था। रब्बन को अगरचे अब भी वो ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा था, लेकिन नाना से रवैये में वाज़े फर्क आया था। खाने के बाद गिरानी दूर करने के लिए खुशबूदार कहवे का दौर चला। नाना के मुताबिक यह कहवा ग़िज़ा को हजम करने के लिए मुफीद था। चुनांचे सब ने पूरी तरह सैर होने के बावजूद इनकार नहीं किया और वाकई तबीयत में खासी खुशगवारी महसूस की। कहवा नौशी के दौरान गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहा, लेकिन असल मौजू को ना छेड़ा गया। यह काम नाना को करना था। चुनांचे इस बात का तयन भी वही करता कि गुफ्तगू के लिए कौन सा मुनासिब वक्त होगा और कौन सा नहीं। नाना का अंदाज यह था कि लगता था उसे अपने पाड़े पर आए मेहमानों की मदारात के अलावा और किसी बात से कोई गर्ज ना हो। कहवे का दौर खत्म होने तक साजिंदों ने अपनी जगह संभालना शुरू कर दी थी। साजिंदों के पीछे कदरे फरबा जिस्म की 35-36 साला जमरुद बाई भी वहीं चली आई और झुककर अहले महफिल को आदाब कहा। वो बहुत खूबसूरत नए नक्श की मालिक उजली रंगत वाली औरत थी, जिसने कमोबेश 15 बरस तक तमाशबीनों को अपना असीर बनाए रखा था, लेकिन 1.5-2 बरस पहले अचानक नाचना गाना छोड़कर नायिका की गद्दी संभाल ली थी।
उसके चाहने वालों का दावा था कि अगर वो चाहती तो अभी मजीद 15 बरस पैरों में घुंघरू बांधकर सबको अपने इशारों पर नचा सकती थी। लेकिन ज़मरुद बाई ने एक बार जो फैसला कर लिया फिर उससे पीछे न हटी। रेस्ट छोड़कर नायिका की गद्दी संभालने से उस पर सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि जिसम पहले के मुकाबले में फरबा हो गया, वरना दिलकशी तो अब भी वही थी जिसके अहले मुंबई गर्विदा थे। उसके उरूज के दौर ही की तरह उसके कोठे पर अब भी सबसे ज्यादा गाहक हाजिरी देते थे कि कहा जाता था उसने चुन चुनकर हीरे जमा कर रखे हैं। आजकल एक नई लड़की चांद बानो का बड़ा शोहरा था। उस लड़की को ज़मरुद बाई ने अभी तक चंद एक ही कुछ खास ग्राहकों के सामने पेश किया था और वो गवाही देते थे कि चांद बानो सचमुच चांद के मानंद है, जिसके महफिल में जलवागर होते ही दीगर तवाइफों की ज़ुल्फ़िशानी सितारों की मानंद महसूस होने लगती है और बस चांद बानो ही चांद बानो नजर आती है। चांद बानो के बारे में एक राय यह थी कि वो मुतारिफ तो ज़मरुद बाई की छोटी बहन के तौर पर करवाई जा रही थी, लेकिन उसके नक्श पुकारते हैं कि वो ज़मरुद की कोख के सांचे में ढलकर दुनिया में वारिद हुई है। उसे ज़मरुद बाई की जवानी के एक नाकाम इश्क की निशानी करार दिया जाता था। मशहूर था कि 16 के सन में ज़मरुद बाई लखनऊ से आए एक नौजवान नवाबजादे के इश्क में मुब्तला हो गई थी और इसी इश्क ने यह गुल खिलाया था। ज़मरुद की माँ मीना बाई ने भी दोनों आशिकों को खूब दिल भरकर छूट दी थी, यहाँ तक कि लखनऊ से आया वो नवाबजादा पूरी तरह कंगाल हो गया। उसके पास ज़मरुद से मुलाकात के लिए पेश करने को सिवाय खुशामदों के कुछ न रहा। मीना बाई ने नवाबजादे के वर्षा को पैगाम भेजा कि तुम्हारा लड़का हमारे कोठे पर आकर दिन रात खुद भी ख्वार होता है और हमारा धंधा भी खराब करता है, चनाचे से ले जाओ यहाँ से। नवाबजादे के बुजुर्ग और अहले खाना इस पैगाम पर फौरन हरकत में आए और नीम दीवानगी के आलम में उसे अपने साथ वापस लखनऊ ले गए। नवाबजादे की रवानगी के बाद मीना बाई ने ज़मरुद को भी तब्दीली आबोहवा के नाम पर किसी पुरफिजा पहाड़ी मकाम पर रवाना कर दिया, जहां से ज़मरुद कई माह के वक्फे के बाद वापस आई और माँ के अहकामात के मुताबिक महफिलें सजाने लगी। चांद बानो को 3 साल के वक्फे से वहां लाया गया था, लेकिन कयास यही था कि यह ज़मरुद की मोहब्बत की निशानी है जिसे उसने किसी पहाड़ी बंगले पर जना था। अब मालूम नहीं हकीकत क्या थी, लेकिन चांद बानो एक नवाब का खून होने की तहमत के साथ औरों ही की तरह महफिल में लाकर सजाई गई और इन दिनों हर सू उसी का चर्चा था। नाना ने अपने मेहमानों को खुशखबरी सुना दी थी कि ज़मरुद बाई के ताइफे में दीगर लड़कियों के साथ चांद बानो भी है, जिसे उसके खुसूसी बुलावे पर पहली बार कोठे से बाहर किसी महफिल सजाने के लिए लाया गया है। तकरीबन सभी बंबई के उस नए चढ़ते चांद को देखने के मुश्ताक थे, लेकिन ज़मरुद ने भी पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए अहले महफिल के इश्तियाक को मुस्तरब रखा और पहले 2 दीगर तवाइफों को अहले महफिल के सामने पेश किया। वो दोनों लड़कियां कम तरहदार नहीं थीं, उनके हुस्न और अंदाज रक्स में भी कोई कलाम न था। वो अपने लचकीले बदनों के साथ सास पर बर्फ की तरह इधर उधर लपकती फिर रही थीं। अहले महफिल ने भी वज़ादारी निभाने को उन पर नोटों की बरसात कर दी, लेकिन यह इश्तियाक अपनी जगह था कि जब ये ऐसी हैं तो वो क्या खूब होगी जिसका इतना शोहरा था। अहले महफिल की कैफियत को समझते हुए ज़मरुद बाई चुपके चुपके मुस्कुराती रही, लेकिन चांद बानो को बुलाने का कोई इशारा नहीं दिया। यहाँ तक कि रक्स करती लड़कियों के नाजुक पांव थकने लगे और अहले महफिल की नोटों की बरसात बहुत धीमी हो गई तो ज़मरुद बाई ने इशारा अब्रो से लड़कियों को वहां से जाने का इशारा किया। वो दोनों हस्बे रिवायत आदाब बजलाती हुई जरा लड़खड़ाते कदमों से वहां से हटी। उनके बाहर निकलने के चंद सानिये बाद घुंघरुओं की छन छन सुनाई दी। ये छन छन इसलिए भी नुमाया थी कि साजिंदों ने अपने हाथ रोक रखे थे और वाहिद मौसीकी जो वहां सुनाई देती थी उसी छन छन की थी। ये कोई मामूली छन छन नहीं थी, बल्कि बड़े नपे तुले अंदाज में पूरे सुरताल के साथ उभर रही थी। आने वाली अंदर आई तो सबसे पहले हाजरीन की नजर उसके पैरों की जानिब उठी। दूधिया कबूतर किसी रंगत वाले नर्म मुलायम पांवों के नाखून मेहंदी की सुर्खी से रंगे थे और नजरों को ऐसा बांध रहे थे कि पैरों से ऊपर उठने की जरूरत ही नहीं हो पाती थी। वो बांकपन से चलती वस्त में आकर रुकी तो उसके घुंघरों की ताल भी थम गई और अहले महफिल को जरा होश आया, मगर ये क्या? उन्होंने जिस हुस्न की दीद के इश्तियाक में नजरें उठाई थी वो तो बेहद भारी कामदार सुर्ख दुपट्टे की ओट में ओझल था। वो उसकी सुर्ख बॉर्डर वाली सफेद बनारसी साड़ी और सरों से कामत को ही देख सकते थे। उसने घूंघट की ओट से ही हाथ पेशानी तक ले जाकर आदाब कहा तो उसकी मुतरन्नुम आवाज ने सबको लोटपोट कर डाला। यहाँ तक कि फारूक, जो इस किस्म की महफिलों से कोई दिलचस्पी नहीं रखता था और सिर्फ आदाब मेजबानी निभाने को अब तक वहां जमा बैठा था, चौंक सा गया। एक इश्तियाक सा उसके दिल में भी जागा कि इस घूंघट के पीछे कौन सा फितना छुपा बैठा है, लेकिन वो फितना भी इतनी आसानी से सामने आने के लिए तैयार ना था। वहां आतिश इश्तियाक को हवा देने के लिए खुसूसी इंतजाम थे। चनाचे आदाब के फौरन बाद उसने अपना रुख साजिंदों की तरफ मोड़ लिया। वो गोया उसके किसी इशारे के मुंतजिर थे। फौरन ही साज जाग उठे और उन साजों के दरमियान उसकी शहद सी आवाज गूंजी। ऐसी रसीली और मुतरन्नुम आवाज उनमें से किसी ने शायद पहले कभी सुनी हो। वो उन सब की तरफ से रुख फेरे अपनी जगह बैठे बैठे ही गा रही थी, लेकिन बहुतों के लिए खुद को बांधे रखना मुश्किल हुआ जा रहा था। फारूक को भी उसका यह अंदाज भाया और वो पूरी तवज्जो से गाना सुनने लगा। पहला गीत खत्म करने के बाद वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसके खड़े होते साजिंदों ने सुरों की लय बदल डाली। इस बार उसके होंठ खामोश रहे, लेकिन आज़ा ने बोलना शुरू कर दिया। लपकते शोलों की तरह रक्स करते हुए भी उसका घूंघट नहीं हटा था।
हाँ, इतना जरूर हुआ कि अहले महफिल ने उसके गुदास गोरे हाथों का सिंगार और पतली कमर की लचक का नजारा करने की खुशबख्ती हासिल कर ली। बस ज़मरूद भाई, अब सब्र नहीं होता, इस चांद का रुख रोशन दिखाई डालो। अपनी जगह बैठे बैठे पहलू बदलता मज्जू दादा उस वक्त तो चिल्लाई उठा जब वो शोला जमा उसके बिल्कुल करीब से होकर उसके फैले हुए हाथ की रसाई में आने से पहले ही चिकनी मछली की तरह फिसल गई। जरा सब्र कीजिए हुजूर, ये कोई आम चांद नहीं है, इसे आप जब चाहें सर उठाकर आसमान पर चमकता देख लें। यह ज़मरूद भाई के कोठे का चांद है, जो अहले दिल खुश नसीबों को ही अपना दीदार कराता है। ज़मरूद ने एक अदा से जवाब दिया तो रब्बन और नाना मायने खेजी से मुस्कुरा दिए। दूसरी तरफ मज्जू खुद को अहल साबित करने के लिए पहले से भी ज्यादा तेजी से नोट लुटाने लगा। उन नोटों को अपने कदमों तले रौंदती चांद बानो पूरे हिसाब किताब से नाचती रही। नोट लुटाने वालों में रब्बन दादा और नाना समेत दीगर भी शामिल थे, लेकिन जैसी बेसब्री मज्जू के अंदाज में नजर आ रही थी वो कहीं और ना थी। इन्हें घर ये घूंघट गिरा गुजरता है तो लो हम इसे उलट देते हैं। महवे रक्स चांद बानो के साके होठ अचानक हरकत में आए और उसने सुरीली आवाज में गाते हुए एन मज्जू के सामने जाकर अपना घूंघट उलट डाला। मज्जू की मुश्ताक निगाहों ने उसके चेहरे का अहाता करना चाहा, लेकिन वहां तो अब भी स्याह हरीरी नकाब ने आधे चेहरे को ढांप रखा था। मज्जू ने चाहा कि वह हाथ आगे बढ़ाकर उस नकाब को चेहरे से नोच ले, लेकिन वो बर्फ की तरह तड़पकर उससे दूर हटी और गाती हुई फारूक के सामने घुटनों के बल जा बैठी। हुस्न तो बस महबूब के आगे ही बेहिजाब होने पर सुरखरू होता है। उसके याकूती लबों पर यह मिसरा तड़प रहा था कि उसने अपने चेहरे पर मौजूद नकाब को नोच फेंका। उसकी इस अदा पर छटपटाए फारूक अभी संभल भी न पाया था कि वो अपनी मुस्कुराहट की बर्क गिराती उसके सामने से हट गई। अब वो सबकी तरफ यकसा तवज्जो मबजूल किए गाती और थिरकती फिर रही थी। चनाचे फारूक पर पहली खुसूसी तवज्जो ने दिलों में जो तकद्दुर पैदा किया था उसका असर जायल हो गया और हर एक अपनी जगह बैठा यह एतराफ कर रहा था कि ज़मरूद भाई का दावा गलत नहीं था। उसके कोठे का चांद तो आसमान के चांद से भी ज्यादा चमकदार और हसीन था कि इस चांद में तो ढूंढे से भी कोई ऐब नजर नहीं आता था। 16-17 साल की नौखेजी ने अलग सितम ढा रखा था। बेशक वो ज़मरूद से मुशाबहत रखती थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तीखी और दिलकश थी। शायद कुछ असर बाप के खून ने भी दिखाया था और कुछ हुस्न वहां से भी मुंतकिल हुआ था। आखिर कुछ तो था उस नवाबजादे में कि ज़मरूद भाई अपनी अव्वलीन जवानी में ऐन उरूज के दौर में उस पर रिझ गई थी। बाद में जाने उस नवाबजादे का उसके घर वालों ने क्या बंदोबस्त किया कि वो पलटकर कोठे की तरफ ना आ सका। बाप के आग करने की धमकी, खानदानी इज्जत के वास्ते माँ का हक दूध तलब करना, बहनों के आंसू और शादी की हथकड़ियां, ऐसे मौकों पर सारे हरबे आजमाए जाते हैं और शरीफ व ऊंचे खानदानों के सपूतों को अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देते हुए हथियार डालने ही पड़ते हैं कि शुरफा की अपनी मजबूरियां होती हैं। लेकिन अक्सर वो इस हकीकत से लाइल रहते हैं कि उनकी इज्जत तो असल में कोठों पर नीलाम हुई जा रही है। चांदबानो भी उस वक्त नोटों के ढेर को अपने पैरों तले रौंदती फिर रही थी। ये नोट तलवों में न आते तो कहाँ जगह पाते कि उन पर महवे रक्स हसीना उस ढेर से अपने लिए चुटकी भर इज्जत खरीदने की मुख्तार नहीं थी। और बगैर इज्जत के तो हीरे जवाहरात, सोने चांदी के ढेर सब बेकार हुआ करते हैं। अनमोल सी चांदबानो भी बेमोल दौलत के ढेर पर अपनी अदाएं लुटाकर बिलाखिर वहां से रुखसत हो गई। उसके पीछे साजिंदे और ज़मरूद भाई भी रुखसत हो गए। इस मौके पर अहले महफिल ने देखा कि मज्जू दादा का एक खास गुर्गा पल भर के लिए उसके करीब आया और उसकी सरगोशी सुनकर सर हिलाता हुआ तेजी से बाहर निकल गया। उस गुर्गे की वापसी जरा ताखिर से हुई, लेकिन किसी ने ध्यान इसलिए ना दिया कि सभी अपनी अपनी जगह अभी तक वजद में आए साकित बैठे थे। चांदबानो का नशा ऐसा सर चढ़कर बोला था कि देसी और विलायती शराबों की बोतलों से भी बहुत कम इस्तेफादा किया गया और बिन पिए ही सब बहक गए थे। इस मौके पर नाना की हिकमत अमली काम आई। एक बार फिर कहवे का दौर चला और उसके बाद नाना के अंदाज से लगने लगा कि वो असल मौजू पर गुफ्तगू छेड़ने जा रहा है। आखिरकार उसने लब कुशाई की और ठहरे हुए लहजे में बोला, अपन ने आज ये सारा बखेड़ा इसलिए फैलाया है कि यारों की तरह मिल बैठकर सारे लफड़े निपटा ले और किसी को यह मौका ना मिले कि आपस के सर फुटावल से फायदा उठाकर अपना काम दिखा सके। बेशक अपने अपने इलाके के थानेदारों को पाबंदी से भत्ता पहुंचाकर अपन उन्हें आंखें बंद रखने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन कभी वो भी मजबूर हो जाते हैं। हंगामा ज्यादा हो तो ऊपर वाले लाठी चलाकर उन्हें हमारी तरफ हाँक देते हैं। ऐसे में गिरफ्तारियों और सजाओं के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए अपन का मशवरा तो यही है कि जो भी लफड़ा है इधर ही बैठकर आपस में बोल बाल कर खत्म कर लो। अपन समेत किसी भी पाड़े अड्डे के दादा को ये अच्छा नहीं लगेगा कि पुलिस हरकत में आए और सुकून खराब हो। अपनी तरफ से कोई फड्डा लफड़ा नहीं है नाना। ये रब्बन दादा के लौंडे ने मेरे आदमियों के काम में टांग अड़ाकर फड्डा खड़ा किया। जरा जाकर देखो तो क्या हाल होगा उन हरामजादों का। अभी तक घायल है, जख्मों को चाटते अस्पताल में पड़े। मेरे सारे पट्टे बड़े गुस्से में कि अपने साथियों को इस हाल तक पहुंचाने वालों को सबक सिखाएं, पर मैंने ही रोक रखा है। मज्जू ने नाना के खामोश होते उखड़े लहजे में बोलना शुरू कर दिया। तुम्हारा कहना ठीक है, पर गलती तुम्हारे आदमियों की भी थी। उन्होंने रब्बन के इलाके में जाकर बिला इजाजत कार्रवाई क्यों डाली? उन्हें इलाके से कुछ लेना देना नहीं था नाना। जाहिर है जब हमारे मुजरिम उस इलाके में जाकर छुपे बैठे थे तो उन्हें वहीं जाकर कार्रवाई डालना थी।
मज्जू पर नाना के टोकने का कोई असर ना हुआ। उस 6 साला लौंडे ने ऐसा क्या जुर्म कर दिया था जो तुझे अपने हट्टे कट्टे 2 सांडों को उसे उठाने के लिए भेजना पड़ा? इस बार रब्बन दादा ने सख्त लहजे में पूछा। जुर्म तो उसके दादी दादा और माँ का था, लेकिन लौंडे को उठाने का मैं इसलिए बोला कि उसके पीछे वो लोग खुद ही चले आएंगे और मैं अपने इलाके में बैठकर आराम से उनका फैसला कर सकूंगा। पर तुम्हारे इस लौंडे ने खामखा बात बिगाड़ दी। बात उसने नहीं, तुम्हारे आदमियों ने बिगाड़ी है। ये सिर्फ जुबानी बात करा था और उन्होंने चाकू निकालकर उसे घायल कर दिया। उसके बाद इसके पास अपना चाकू निकालने के सिवा और क्या चारा रह गया था? रब्बन ने फारूक की सफाई पेश की। उसकी आवाज मज्जू की तरह बुलंद नहीं थी, लेकिन अंदाज दो टोक था। चाकू पहले इसने निकाला था, मेरे आदमी बाद में मजबूर हुए। इस पर तुम लोगों की तरफ से ज्यादती ये हुई कि कईयों ने मिलकर सिर्फ 2 की दुर्गत बना के रख दी। क्या बहादुर इस तरह मुकाबला करते हैं? दरोगोई से काम लेते हुए मज्जू ने सारी सूरत हाल उलट कर रख दी। किसने क्या किया, इसकी गवाही देने वाले बहुत मिल जाएंगे। तुम अगर गवाहों को नहीं मानते तो अपने आदमियों को मेरे सामने ले आओ। मैं उनके हलक से सच्चाई उगलवाकर सब दूध पानी अलग करके रख दूंगा। रब्बन दादा की तल्ख लहजे में कही बात ने मज्जू को पल भर के लिए खामोश कर दिया। रब्बन की सलाहियतों से उस समय सभी वाकिफ थे। वो जानता था कि अगर उसने अपने आदमी रब्बन के सामने पेश किए तो वो वाकई उनसे सच उगलवा लेगा। इसलिए कन्नी कतरा गया और मुंह बनाकर बोला, उन सालों को कुछ कहने के लायक छोड़े किधर है तुम्हारे आदमियों ने? मुंह मत्था सब सूजा हुआ है। बोलना तो दूर की बात, वो तो रोटी चबाने के भी काबिल नहीं रहे। दूध और यखनी पर जिंदा साले। यह ठीक था कि जामू और सूरती दोनों की रब्बन के आदमियों के हाथों ठीक ठाक धुनाई हुई थी, लेकिन गालिब इम्कान यही था कि जो हाल मज्जू बयान कर रहा है उसमें झूठ की बेपनाह आमेजिश है। इस मौके पर नाना ने बहस को तूल देने का मौका देने के बजाय दरम्यान में दखल अंदाजी की। देखो यारो, जो होना था सो हो गया। अपन हुए पर बहस करने के लिए इधर जमा नहीं हुए। असल बात है आगे की। अब तुम दोनों आगे की सोचो कि आगे कैसे झगड़े को निपटाना है। मेरे फरार दोषियों को मेरे हवाले कर दो, बात वहीं खत्म हो जाएंगी। मज्जू की वही मुर्गे की एक टांग थी। पहले अगर तुम्हारे आदमी अड्डे पर आकर अपन को इत्तला कर देते तो ये इतना मुश्किल नहीं था, पर अब तो अपन उन लोगों की जिम्मेदारी ले चुके हैं। बेटी कह दी अपन ने उस लड़के की माँ को। बस तो अब यही हो सकता है कि तू अपन को उन लोगों का जुर्म बता दे, फिर उन्होंने तेरा जो भी नुकसान किया होगा वो अपन पूरा करेगा। उसका अंदाज देखकर रब्बन दादा ने भी साफ बात करना ही मुनासिब समझा। ऐसे कैसे तुम बेटी बोलकर सब बात खत्म कर सकता है? ये अपन के पैसे और इज्जत दोनों की बात है। रिश्ता तय अपन को सुरैया बानो से। मज्जू गोया फट पड़ा। तुम्हारा और सुरैया बानो का रिश्ता? रब्बन ने जानबूझकर बेपनाह हैरत का इजहार किया। यह हैरत अपनी जगह खुद मज्जू को जता रही थी कि वो कैसी अजीब बात कर रहा है, और सुनने वालों के लिए नाकाबिले यकीन है कि वो उसे मान ले। कहाँ वो चांद का टुकड़ा नौ उमर सुरैया बानो और कहाँ बदसूरती का नमूना अधेड़ उमर मज्जू। इसने तय किया था तुम्हारा रिश्ता? हैरत के फौरी इजहार के बाद रब्बन ने ऐसे लहजे में सवाल दागा जैसे पूछ रहा हो कि कौन था वो अकलकंधा जिसने ऐसे बेजोड़ रिश्ते करने की कोशिश की थी। उसके मामा मामी ने खुद हामी भरी थी। अपन का बड़ा भारी कर्जा उनके सर पर। कर्ज से जान छुड़ाने के लिए उन्होंने इस रिश्ते की मंजूरी दी थी। अपन ने भी कहा चलो ठीक है, सुरैया बानो का हक़ मेहर जानकर कर्जा माफ कर देता हूं। पर उन लोगों ने अपन के साथ धोखा किया और रातों रात घर छोड़कर निकल गए। पर अपन ऐसे कैसे उन्हें अपनी इज्जत मिट्टी में मिलाकर जाने दे सकता है? अब तो शादी होकर ही रहेगी। मज्जू सख्त गुस्से में था। ऐसे कैसे दादा? शादी की ब्याह को जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं। तुम्हारी बात से खुद पता चल रहा है कि कर्ज की मजबूरी की वजह से उन लोगों ने हामी भर ली थी, लेकिन दिल से राजी नहीं हुए होंगे, इसलिए मौका देखकर भाग निकले। अभी तुम इस शादी वादी की बात को जाने दो और अपनी बात तवज्जो से सुनो। अपन सुरैया बानो को बेटी बोला है और उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी किसी के साथ नहीं बना सकता। हाँ, अपन तुम्हारा कर्जा जरूर उतार सकता है। बोलो कितना रकम देने का तुम्हारा? वो अपन नाना को जामिन बनाकर अभी के अभी दे देता है। इसके बाद तुम्हारा सुरैया बानो और उसके घर वालों से कुछ लेना देना नहीं रहेगा। रब्बन की पेशकश यकीनन मज्जू के लिए धमाका खेज थी। यकीनन वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि एक अजनबी लड़की के लिए रब्बन इस हद तक चला जाएगा। वो कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर तिल मिलाकर बोला, तुम अपन की इज्जत का सौदा कर रहा है? अपन बोला ना कि सुरैया बानो से अपन का रिश्ता तय। अपन का दिल है उसके ऊपर, अपन उसे किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। दिल की बात मत करो दादा, तुम्हारे दिल का हाल तो अपन ने भी थोड़ी देर पहले देखा है। लोटपोट हुए जा रहे थे तुम चांद बानो के कदमों में। महफिल के बाद भी तुमने अपने चेले से उसे पैगाम भिजवाया था जिसका उसने को अच्छा जवाब नहीं दिया। अब बोलो, अपन जिस लड़की को बेटी बोला है उसे तुम जैसे दिलफेक आदमी के निकाह में कैसे दे सकता है? तुमसे पहले किसी ने भी हामी भरा हो, पर अब सुरैया बानो अपन का बेटी है और अपन को रिश्ता मंजूर नहीं। वैसे तो अपन को यह भी मालूम है कि हामी वामी किसी ने नहीं भरा था। अपन यहाँ आने से पहले पूरी जानकारी लेकर आए, इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी जिद छोड़ दो और रोकड़ा लेकर सारी बातें इधर खत्म करो। सुरैया बानो तक जाने का रास्ता तुम्हारे लिए बंद है। इस बार रब्बन के लहजे में जो घन गरज थी उसने सब पर उसके मूड को जता दिया। नाना ने उसे थोड़ा सा नर्म रहने की तनबीह के लिए खामोशी से अपना दायां हाथ उसके शाने पर रखकर धीरे से दबाया। ये बात है तो अपन भी देखता है कि कौन माई कलाल अपन को रोक पाता है।
अपन भी तुम्हें सुरैया बानों से शादी बनाकर दिखाएगा। मज्जू उछलकर खड़ा हो गया। गुस्से की ज्यादती से उसके चेहरे की स्याही में कुछ और इजाफा हो गया था। इधर आराम से बैठ दादा, अपन ने झगड़ा खत्म करने के वास्ते तुम दोनों को इधर बुलाए। तुम दोनों ऐसी मुंहमारी करेंगे तो मामला कैसे निपटेगा? नाना भी उठ खड़ा हुआ और मज्जू के दोनों शानों पर जोर देकर उसे बिठाने लगा। उसके खड़े होते उसके साथ आए चेले भी खतरनाक तेवरों के साथ खड़े हो गए थे। अपन इधर बैठकर क्या करेंगे? तुम अपन के साथ इंसाफ का बात करो तो अपन बैठता भी है। तुम जरा ठंडे दिलो दिमाग से सोचो तो अकल और इंसाफ की बात तो यही है कि जो औरत तुमसे शादी करना नहीं मांगती उसका जिद करना छोड़ दो। रजामंदी के बगैर उसे अपनाकर तुम्हें मिलेगा भी क्या? तुमने बुजुर्गों का वो कॉल नहीं सुना कि क्या औरत माने तो आपसे वरना अपने बाप से भी नहीं मानती। नाना उसको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अपन की बुद्धि में सब आने वाला नहीं। अभी रब्बन दादा ने अपन को चैलेंज किया कि अपन को सुरैया बानों तक पहुंचने नहीं देगा। अपन ये चैलेंज कबूल करता है। अपन भी इसकी मुंह बोली बेटी से शादी बनाकर दिखाएगा और बहुत जल्द। मज्जू ने अपने शानों पर से नाना के हाथ हटाए और तन फन करता अपने साथियों समेत वहां से रवाना हो गया। उसके इस तरह रवाना होने से नाना ने भी तौहीन महसूस की, लेकिन रब्बन इत्मीनान से अपनी जगह बैठा रहा। उसके साथ आने वाले फारूक वगैरह ने भी उसकी तकलीद की। साला बिल्कुल जनावर है, इंसान का जना तो लगता ही नहीं है। नाना गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अपनी जगह वापस आकर बैठ गया। जान दो नाना, अपन ने तो इधर ही बैठे बैठे इसको पूरा नाप तोल लिया था। अपन समझ गया था कि ये सीधे तरह नहीं मानेगा। अपन इतनी बात भी उससे सिर्फ तुम्हारी खातिर किया कि तुम्हारे दिल में ये शिकवा ना है कि रब्बन ने तुम्हारी बात का पास नहीं किया और तुम्हारी इतनी मेहनत जाया कर दी। अब रब्बन नरम लहजे में नाना को समझा रहा था। अपन उसको ऐसा नहीं समझा था। अपन ने सोचा था कि वो अपने साथ पुराने ताल्लुक का ख्याल करेगा, पर उसकी आंख पर तो सूअर का चर्बी चढ़ गया। होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। आदमी बरसों में सामने वाले को नहीं पहचान पाता, पर जब किसी दिन अचानक उसकी असलियत सामने आती है तो अपनी समझबूझ पर शक करने लगता है। तुमने जिंदगी में बहुत तजुर्बे हासिल किए होंगे, ये भी एक सही। रब्बन अपने मखसूस लहजे में बोल रहा था। उसके अंदाज में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे किसी को यह अंदाजा होता कि वो मज्जू दादा की धमकी पर तशवीश का शिकार है। मज्जू के जाने के बाद भी वो अपने साथियों के साथ कुछ देर मजीद वहां बैठा, फिर नाना से इजाजत चाही। नाना ने उसी इज्जत और एहतराम से उन्हें रुखसत किया जैसे पाड़े आमद के मौके पर इस्तकबाल किया था। बाहर टमटम उनकी मुंतजिर थी। टमटम वाला भी पूरी तरह चाको चाबंद था। वो सब सवार हो गए तो उसने टमटम आगे बढ़ाई। अभी टमटम ने रफ्तार नहीं पकड़ी थी कि एक आदमी बाएं जानिब से बिल्कुल कोने पर बैठे फारूक से यूं टकराया जैसे चलते चलते इत्तेफाकन लड़खड़ा गया हो। फारूक ने चौंक कर उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी खुद ही संभल कर फौरन वहां से हट गया। उसके नजरों से ओझल होने के बाद फारूक ने अपनी नजरें फेरी तो अपनी गोद में गुलाबी रंग का तय किया हुआ कागज पड़ा देखा। वो सटपटा गया और घबराई हुई नजरों से अपने साथियों की तरफ देखा। वो उसकी तरफ से गाफिल अपनी बातों में लगे हुए थे। मौजूद गुफ्तगू नाना की पुरतकल्लुफ दावत और मज्जू का रवैया था। कदरे इत्मीनान महसूस करते हुए फारूक ने उस गुलाबी कागज को चुपके से अपनी वेस्कट की जेब में रख लिया और उन लोगों के साथ शामिल गुफ्तगू हो गया। गुलाबी कागज के बारे में बेपनाह तजस्सुस के बावजूद उसने किसी से उसका जिक्र मुनासिब नहीं समझा था, क्योंकि वो जिस अंदाज में उस तक पहुंचाया गया था उससे वाज़ेह था कि यह सिर्फ उसके लिए है और उसे भेजने वाले की ख्वाहिश का इतना तो पास रखना ही था।